माननीय अशोक कुमार कोरी जी वरिष्ठ नेता, मोहम्मद रियाज जी, मोहम्मद मुस्लिम जी जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, माननीय भगवती सिंह जी जिला कोषाध्यक्ष, माननीय अमरनाथ शर्मा जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, माननीय सुरेश कोमल कोरी जी विधानसभा अध्यक्ष बीकापुर, भाई राम मुलम कोरी जी विधानसभा अध्यक्ष अयोध्या, भाई अभय राजीव छोटू जी कोरी मिशन गायक, शालिग्राम बौद्ध जी सुल्तानपुर, नाजिम खान जी, डॉक्टर रामचंद्र कोरी जी, भगवती प्रसाद पूर्व अध्यापक, रविंद्र भारती जी विधानसभा। मैं आप सभी लोगों का अपनी तरफ से, मुझसे साथियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, बड़ी देर से आप विचार सुन रहे हैं, तमाम हमारे साथियों ने अपने विचार रखे हैं। आज हम ऐसे मौके पर इकट्ठा हुए हैं जब पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव होना है, जिसमें 9 सीट की घोषणा हो गई है। एक सीट मिर्कीपुर की, जिसकी घोषणा किसी कारण से रोक दी गई है, लेकिन हम अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इनके हौसले को देख करके मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे जितनी चालाकी हो जाए, ये चुनाव रोके और चाहे कराएं, चुनाव को इसको कराना ही है, चाहे कुछ आगे चाहे कुछ पीछे। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं, जिस तरीके से आपने अपना हौसला नहीं छोड़ा है, आप लोग मेहनत से लगे हैं, मैं चाहेंगे इसी हौसले के साथ लगे रहिए। चुनाव तो होना ही है, निश्चित है आपकी जीत होगी। साथियों, आज इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इस देश में तमाम राजनीतिक दल रहे हैं, जो तमाम राजनीतिक दल थे, बहुजन समाज पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये संविधान बनाकर जब सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं करेंगे तो इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। अंत में यही देखने को मिला कि इस देश में चाहे कांग्रेस कई वर्षों से शासक रही, चाहे अन्य पार्टियां रही हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान के नाम पर धोखा देने के अलावा इस लोगों ने कुछ नहीं किया। ये बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू नहीं किए, तो धन्य है माननीय कांशीराम साहब मान्य भाई ने जब देखा कि बाबा साहब का संविधान इस देश में हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे हैं, तब माननीय कांशीराम साहब ने एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। और माननीय कांशीराम साहब ने वो पार्टी बना करके एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और माननीय कांशीराम साहब ने इस देश में दबे कुचले समाज के लोगों को इकट्ठा किया, सब समाज के लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ऐलान किया कि अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू कराना चाहते हो तो आप लोगों को इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना होगा। उसी कड़ी में माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब को अपने संविधान में भी 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। एक तो इस देश में पहले दोहरी गुलामी थी, एक अंग्रेजों की गुलामी थी, एक बड़े बड़े राजा रजवाड़ों की गुलामी थी। तो बाबा साहब ने कहा था कि अंग्रेज तो देश छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजा रजवाड़ों की गुलामी से फुर्सत कब मिलेगी जब यहाँ पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से जो पिछड़े लोग हैं इनको आरक्षण दे दिया जाए। इसके लिए बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करके एक साइमन कमीशन की कमेटी मंगाने का काम किए और वो कमेटी गांव-गांव सर्वे कर रही थी और सर्वे कर रही थी। तो बाबा साहब दिन भर तो कमेटी के साथ रहते थे और रात में जाकर के उन्होंने पिछड़े गांव में कहते थे कि कल आपके गांव में भी कमेटी के लोग आएंगे, आप भी अपना नाम सूची में दर्ज करा देना। ये मेरे साथियों, जिन साथियों ने सूची में नाम दर्ज कराया वही साथी हैं जो समतल एरिया के लोगों ने सूची में नाम दर्ज कराया तो वो सूचित जाति में हो गए, और जो पहाड़ी क्षेत्रों के
लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया, वो अनुसूचित जनजाति में हो गए। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। लेकिन धन्य बाबा साहब, उन्होंने संविधान में इनके लिए भी जगह दिया, उन पिछड़ों के लिए भी आर्टिकल 340 के तहत जगह दिया। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जब इस देश से हुकूमतें चलेंगी तो फिर से सर्वे करके ये जो पिछड़े मेरी बात को नहीं माने थे, इनको भी फिर से आरक्षण दे दिया जाएगा। ये मेरे सम्मानित साथियों, 1952 में जो चुनाव हुआ, जो सरकारें बनी, तो एक टाटा का लेकर आयोग बना और उस आयोग ने सर्वे किया, एक कमेटी बनाया और सर्वे शुरू किया। और सर्वे ने शुरू किया तो सर्वे करके रिपोर्ट आ गई 1957 में। मेरे पिछड़े समाज के लोगों, अगर ये कांग्रेस के लोग 57 में आपकी टाटा का लेकर आयोग के रिपोर्ट लागू कर दिए होते, तो जिस तरीके से SC/ST समाज को आरक्षण बाबा साहब ने शुरुआत में दिलाया और आप उनकी बात को नहीं माने, तो आपको 57 में आरक्षण मिल गया होता। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, इन कांग्रेस की मानसिकता साफ न होने के नाते ये आरक्षण लागू नहीं किया गया। फिर 77 तक ये चला, उसके बाद फिर दूसरी कमेटी बनी, मंडल कमीशन, उसकी भी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये मंडल कमीशन कब लागू हुई? 90 में। 90 में, क्योंकि 89 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत करके आए। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से हरभजन सिंह लाखा जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी। तब माननीय कांशीराम साहब ने संघर्ष किया और माननीय रविंद्र ने पार्लियामेंट में अपने सांसदों के साथ संघर्ष किया। तब जाकर के DP सिंह सरकार ने ये मंडल कमीशन लागू हो सका, वरना आज भी नहीं लागू होता। और आज ऐसे कांग्रेसी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, समाजवादी के लोग आपको दुहाई देते हैं कि हम आपका आरक्षण बचाएंगे, हम आपका संविधान बचाएंगे। लेकिन अभी तक SC/ST के आरक्षण को वर्गीकरण करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, तो ना तो माननीय राहुल गांधी जी की जुबान खुली और ना तो माननीय अखिलेश यादव जी की जुबान खुली। धन्य माननीय बहन जी कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय दिया कि SC/ST के आरक्षण में अलग अलग वर्गीकरण किया जाए, तो बहन जी ने ही ये आवाज उठाने का काम किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करती हूँ कि एक बार फिर से विचार करें और ये SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण ना करें। और किसी ने नहीं बोला, खाली बहन जी ने बोलने का काम किया। और 21 तारीख को जब ये, चाहे हमारे सामाजिक संगठन के लोग रहे हों, चाहे SC/ST समाज के लोग रहे हों और चाहे बहुजन समाज के लोग रहे हों, सभी लोगों ने माननीय बहन जी के 21 तारीख के आह्वान पर पूरे भारत को बंद करने का काम किया। लेकिन साथियों, ये आरक्षण बचाने वाले, संविधान दिखाने वाले आपके बीच में नहीं दिखाई पड़े। लेकिन जब यही लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तमाम हमारे लोग कहते हैं, क्योंकि ये विपक्षी लोग ऐसा भ्रामक प्रचार करते हैं क्या कि आपकी बहुजन समाज पार्टी तो कमजोर हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। और ये जो साजिश किए थे आज के 24 के चुनाव में, इंडिया और एनडीए का गठबंधन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन, ये दोनों की एक मिली भगत है। और मिली भगत करके एनडीए गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे और इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम आरक्षण बचाएंगे। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि ये हमारे संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे। अगर ये बाबा साहब के मन में था, तो बाबा साहब के मन में ये भी बात रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये अच्छा बनाया हुआ संविधान लोग खत्म कर दें। इसलिए बाबा साहब ने संविधान को इतना मजबूत बनाया है, उस संविधान को बदला नहीं जा सकता, उसकी आर्टिकल को बदल करके नुकसान किया जा सकता है। तो वो नुकसान चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों पार्टियों ने आर्टिकल को बदल करके इस बहुजन समाज का नुकसान करने का काम हमेशा करते आए हैं। और इधर भी ये जो समाजवादी कांग्रेस को इकट्ठा होकर के साजिश कर रहे
अभी जो बहन जी ने अपनी सरकार में बैकलॉग भर्ती कर रही थी, इस भर्ती को किसने रोक लगाया था? भर्ती अगर हो रही थी तो बहन जी तो संविधान के तहत ही कर रही थी, और अगर समाजवादी ने रोक लगाया तो संविधान के आर्टिकल को बदल करके रोक लगाने का काम किया। माननीय रहीम ने ठेकेदारी में SC ST को आरक्षण दिया था संविधान के तहत, उसको भी समाजवादी ने रोक लगाया तो आर्टिकल को बदल करके। माननीय रहीम ने अधिकारियों को प्रमोट किया था संविधान के तहत, और उसको भी डिमोशन समाजवादी ने किया तो आर्टिकल को बदल करके। माननीय रहीम जी के द्वारा लोकसभा में बिल लाया गया था प्रमोशन के आरक्षण का बिल, उसको बिल को भी रखवाने का काम किए तो कांग्रेस समाजवादी दोनों मिल करके किए थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी के सांसद ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। तो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते, ये जो समाजवादी के लोग हैं ये आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लंबा लंबा वादा करके झूठ बोल के आपके बीच में सत्ता में आई है, उससे कम ये कांग्रेस समाजवादी के लोग नहीं। आपको मालूम है ना कि भाजपा के लोग क्या कहते थे? भाजपा के लोग रैली में जाने के लिए आप लोगों के बीच में ला करके बड़ी बड़ी बस लगाते हैं और कहते हैं हम जान रहे हैं कि आप लोग हथिया वाले हो, लेकिन आपको हमारे बस में रैली में चलना है, रास्ते में पूरी भी खिलाएंगे, 2-4-500 रुपए भी देंगे, वोट चाहे आप हाथी को ही दे देना। हमारे भैया बाबू हमारी बहनी काट खड़ा होता तो हथिये के दे, राम गोपाल भैया का दे, लोग रैलियों में चले जाए। लेकिन रैली में जब आप गए और वहां भाषण शुरू हुआ तो क्या भाषण हुआ? माननीय मोदी जी ने कहा, मेरे भाइयों बहनों मित्रों, इस देश का धन विदेश में काला धन रखा हुआ है, अगर उस धन को हम ला करके आपके खाते में 15-20 लाख भेज दें तो कैसा रहेगा? ये मेरे भैया बाबू हमारी बहनी सोचने लगी, अरे बाप रे, ये तो भगवान आ गया, ये विदेश से काला धन मंगाएंगे हमारे खाते में भेजेंगे। तमाम हमारे दादा लोग जोड़े लगे भैया लोग कि हमारा बड़का भैया, मझेटा भैया, संगीता भैया, छोटा भैया बबुए जिंदा है, 5 खाता तो हमारे घर खुल जाए। अब तो 20-2500 1 करोड़ हमारे घर आएंगे, सही है ना? और जब लोग क्या आए तो एक भुलाए गए कि हम हाथी वाले हैं, उनके दिमाग में ये आया कि अब तो सरकार भाजपा का है कि 20-20 लाख रुपया मिले। ये भैया उतरे गाड़ी 500 रुपये चक्कर में उतरे, झूठ से वादा मांग। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो हमने तो देखा है हर बैंक के सामने लंबी लंबी लाइन खूब लगी, हमारे भाई बहने भैया बाबू खूब लंबी लंबी लाइन लगाई। कहीं मोदी जी कहे हैं कि जनधन खाता फ्री में खुले, चला जल्दी खुला ले, नहीं 20 लाख को दूसरे खाते में चला जाए। भैया लोग गए खूब लंबी लंबी लाइन लगाई और पुलिस ने डंडा अलग खाई और खाता मार तक के हो पैसा न पाए, क्यों पैसा? तो ये धोखेबाज लोग हैं। और उसके बाद क्या कहे कि आपको हम 5 किलो राशन देंगे, और ये 5 किलो राशन मिलने पहले भी मिलता था। तो इस राशन की कीमत आप लोगों को याद होगा कि शायद 2-2.5 रुपए किलो गेहूं और 2.5-3 रुपया किलो चावल, यही तो मिलता रहा। और ये फिल्म किए हैं, लेकिन अगर वही रेट जोड़ लिया तो मान लो 3 रुपए किलो अगर राशन मिला तो ये कीमत पता किलो में रखे 5 और 3 रुपए किलो कितना होगा? 15 रुपए फ्री दे के गजब भाई सबका बेवकूफ बनाए हैं। तो हर बीटीएल का फीस कितनी महंगी, मेडिकल का फीस कितनी महंगी, दाल बर्तन कपड़ा दवाई कितना महंगा होगा, ये आप सोच ही नहीं पावत हो। 5 किलो राशन तो नहीं, लेकिन जो हमारे बहनी का बीटीएल लोगों का बहन जी साइकिल देती थी कि नहीं? बहन जी साइकिल दे रही थी, 10,000 रुपए दे रही थी, हाई स्कूल पास होने के बाद, इंटर पास होने के बाद फिर बहन जी 15,000 रुपए दे रही थी, ये बंद कर दिए। अरे आप दाम बोल भाई पाइयों से हमें तुम्हारा 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे बेटी बेटा को अच्छी शिक्षा ग्रहण करा दो, हमारे बेटी बेटा को नौकरी दे दो, जिस तरीके बहन ने दिया था। एक पद निकला था सफाई कर्मी का, सफाई कर्मी का पद पहले नहीं था, ये बहन ने पद निकाला। और क्यों निकाला? क्योंकि बहन जी जानती हैं कि आज भी हमारे समाज में तमाम ऐसे गरीब घर हैं
कि जिनके घर में गरीबी के नाते कक्षा 5 से ज्यादा शिक्षा ग्रहण आज भी नहीं किए। तो क्या इन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या दोस्तों बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? अगर होनी चाहिए तो ये बात किसी और नेता ने क्यों नहीं सोचा? ये बात किसने सोचा? बहन जी ने सोचा। लाखों नौकरी दिया होगा इन्होंने। जिसके घर में एक भी सफाई कर्मी हो गया, इनके 5 किलो नहीं, एक तनख्वाह में इतना राशन धर जाए, साल भरे खाने खत्म हुए। सही है कि गलत? इनका राशन दो दो और इनसे कम नहीं कांग्रेस समाजवादी के लोग। ये कहा कहीं चुनाव में कि अगर वो 5 किलो राशन दिए थी तो हम 10 किलो राशन दे, कह रहे कि नहीं? तो ये कम जुम्मेवार है। कहा अगर भाजपा के लोगों को हम 2000 सम्मान निधि देवे, तो कहीं 8,500 देवे, वो कहीं 20 लाख रुपया देवे, तो कहीं हर महिला को 1 लाख रुपया देवे, क्यों 22 का? और जब 2000 देवे तो ठीक है, सुन रहा, क्योंकि सभी किसान है, चाहे छोट चाहे बड़ा, 2000 आए थे। जब ये मोबाइल पे मैसेज आवत है तो हमारे भैया बाबू बड़ा खुश हो जाते, यहाँ भैया आई तो 2000 रुपया। लेकिन ये भुलाई जाती कि पहले आज की खाद की बोरी कई किलो की वजन थी, जो 200 बोलो, अब कई किलो हो गए? अब हो गए 40। पहले रही 50, फिर भाई 45, अब हो गए 40, यानी 10 किलो खाद तो चोरी हुई है। अब 10 किलो खादी का दाम जोड़ेगा, क्या खादी दाम कम होगा? दाम बढ़ गया। अब 10 किलो कहा चोरी हुई है। अगर वो 10 किलो खादी का दाम जोड़ेगा तो जो ने हमारे मोदी जी 2000 दे थी, इसे कई गुना दाम वही का हो जाए, तो तुम्हारे खाता में तो कम आवा और उनके अडानी अंबानी के खाता में ज्यादा चला गया। ऐसे धोखेबाज वाली पार्टी सरकार बनेगा क्या? बोला और सुना, ये समाजवादी वाले और भाजपा वाले मिले हैं। अब हम बता दें कैसे मिले हैं, क्योंकि समाजवादी के नारा बहुत तेज चल रहा है कि ये समाजवादी पीडीए का विकास करेगी। पीडीए का मतलब हम मास्टर साहब बतावत है कि पिछड़ा दलित और संख्या, लेकिन धोखा है मास्टर साहब। माननीय अखिलेश यादव जी कहा थी, कब बताई है पिछड़ा दलित और संख्या, फिर कब बताई है पिछड़ा दलित अगड़ा, फिर कब बताई है पिछड़ा दलित आदिवासी, फिर कब बताई है पिछड़ा दलित आधी आबादी महिला वाली। हम इनका विकास करें। ये चारों शब्द माननीय अखिलेश यादव ही बोला थी, लेकिन असला पीडीए उनके कहा हुआ है, तो जाना था कि नहीं, असला पीडीए है उनका परिवार दल अलायंस। समझ मारो मासा कि नहीं? ये पिछड़ा दलित और संख्यक वाला कोई बहन की विकास करते सब समाज का, बहुजन समाज पार्टी कर रही है। माननीय अखिलेश यादव साहब वाला पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित नहीं, परिवार दल अलायंस। काहे अलायंस बनाई? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव भैया के जो चाचा जी रहे शिवपाल यादव साहब, वो अलग दल बनाए रहे कि नहीं? बनाए रहे ना, तो वो क्या अलायंस करेगा? हमारे परिवार के दल में अलायंस हो जाए। और दूसरे हमारे अखिलेश भैया के छोटे भाई का नाम है, माननीय अखिलेश यादव के छोटे भाई नाम है प्रतीक यादव, और अखिलेश यादव भैया की पत्नी नाम है डिम्पल यादव, और डिम्पल यादव की देवरानी के क्या नाम है? अपाड़ा यादव। सगे देवरानी हुए, सगे भाई का औरत हुए। और अपाड़ा यादव कौन पार्टी में जाना तो बिना आशा भाजपा के महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के सगे भाई की पत्नी और माननीय धर्मेंद्र यादव जी के सगे बहनों कहा है भाजपा में, और 2-3 जगह कही है बीएसपी वाले का। माही बहनी भैया बाबू जरा समझाई बात का, क्योंकि तोहरे गाँव में प्रचार कर रही है, कहिए तोहरे बहन जी बसपा वाले तो भाजपा से मिल रहे हैं। अरे हमारे बीएसपी के बहन जी के खानदान के या हमारे सबके के घर पे जो भाजपा है क्या बतावा?
लेकिन माननीय अखिलेश यादव का छोटी मतलब उनके भाई के औरत भाजपा के महिला आयोग के उपाध्यक्ष है और माननीय धर्मेंद्र यादव के बहन बहनोई भाजपा में है। और अभी जो सांसद हुआ है ये देखा हमारे यादव भैया बैठे हैं, कहाँ गए? राजकुमार यादव, राजकुमार यादव नाम है ना, राम कुमार यादव भैया। ये हमारे तमाम यादव लोग कहा थी भैया कि समाजवादी तो हमारे बिरादरी का ही किया है, लेकिन जब चुनाव हुआ है लोकसभा का तो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा का सीट है और माननीय अखिलेश यादव भैया एक भी यादव का टिकट नहीं दी, खाली 5 टिकट दी, 5 अपने घर में परिवार में पीडीए परिवार का अलायंस बनाने के लिए। और फिर की उपचुनाव तो हो 10 सीट है। एक हमारे पत्रकार भाई पूछे लगे कि भैया ये बतावा तुम्हारे कटेहरी में सांसद जी जब पत्नी ही नहीं कहा, हमने कहा उनका सपा वाले देता है, कहना उनके ही सब पारिवारिक रहता है। कटेहरी में लालजी वर्मा जी के पत्नी थोड़े मिट्टी और देश प्रसाद जी के बेटवा और आपके मधुरा में वो सपा शासन रमेश सिंह जी की बिटिया। तो हमने कहा ही बताया जब वो खुदे परिवार के अलावा एक भी यादव टिकट लोकसभा में आए दिखी और ये विधानसभाओं में एक विधानसभा वोट करल जाता करहल से मालूम कौन लड़ रहा है? अखिलेश यादव जी का छोटा भाई। तो वो परिवार के लिए पीडीए बनाए हैं और परिवार के लोगों को बढ़ाएंगे। और आप लोगों को तय करना है कि पिछड़ा दलित और संख्यक सब समाज का विकास चाहते हो कि खाली समाजवादी परिवार का विकास चाहते हो। अगर आप वाकई में पिछड़ा दलित और संख्यक सब समाज का विकास चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जब भी चुनाव करावेंगे, अब ऐसे रोकिन में है लेकिन जब भी करावे तो आप सभी लोग अगर हाथी के सामने वोट दे करके जिनको बहन जी प्रत्याशी बनाई है अगर इनको जिताने का काम करेंगे तो सर्व समाज का विकास होगा। सही है कि गलत? आप देखा कि जब सफाई की नौकरी हुई, सफाई कर्मी की तो लाखों नौकरी बहन ने दिया, बैंक लाख की भर्ती हुई तो लाखों नौकरी बहन ने दिया, पुलिस की भर्ती हुई तो लाखों नौकरी बहन जी ने दिया और मास्टर की भर्ती हुई तो माननीय बहन जी ने दिया। और एक चीज जान ला, गांव गांव में जो पिछड़े गांव थे ये गांव में हम आ जाए हैं, ये तो बड़ा पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के पहले कहीं आपको काली सड़क नहीं दिखाई पड़ती थी। माननीय आर.के. चौधरी साहब इसी जिले के पासी समाज के बेटे थे जिनको बिना चुनाव लड़े बिना जीते माननीय नरेंद्र ने मंत्री बनाने का काम किया था और परिवहन मंत्री बने थे तब इसी गांव में आए थे, हेलीकॉप्टर से आए थे माशाअल्लाह। तब यहाँ विकास दिखाई पड़े शुरू की है, इसी वजह में इसी बात में आए थे, ये भी सौभाग्य की बात है। तो फिर आज इसी बात से ऐलान हो रहा है एक गांव के लोगों राजा की बाग में, राजा की बाग है ना, फिर आज ऐलान हो रहा है फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ से संदेश देना है निश्चित है आपकी सरकार बनेगी और सब समाज का विकास होगा, सब समाज का विकास होगा। अभी सालिम अंसारी साहब कह रहे थे ना कि सभी जाति समाज के लोगों में अगर नेता तैयार हुए, अगर सभी जाति समाज के लोगों में राजनीतिक भागीदारी मिली तो वो कोई दूसरी पार्टी ने देने का काम नहीं किया, वो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 1952 में। बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। 32 साल तक बाबा साहब वोट का अधिकार दे के गए सभी जाति समाज को, और बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार इसलिए दिया था ताकि सभी जाति समाज को जीत करके विधानसभा लोकसभा जाएंगे और अपने समाज की हित की बात को सदन में रखने का काम करेंगे। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां थी ये सब समाज के लोगों को लड़ने का मौका नहीं दिए। पहली बार जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो सब समाज को टिकट मिला, जिस समाज के लोग नहीं जीत पाए, जैसे मान लो नाई और शर्मा समाज के लोग नहीं जीत पाए, माननीय बहन जी ने हीरा ठाकुर को एमएलसी बना करके नाई और शर्मा समाज को नेतृत्व देने का काम किया। अगर प्रजापति समाज के विधायक बने
विष्णुचरण प्रजापति जी विधायक बने, मंत्री बने, और अगर दोबारा नहीं जीत पाए तो गोपाल प्रजापति जी को मंत्री बनाया गया, एमएलसी बनाया गया। हीरा ठाकुर नाई समाज के लखनऊ के अध्यक्ष बनाए गए, उनको भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, उनको भी मंत्री बनाया गया। आज समाज में भागवत पाल, जयराम पाल, राम सत्यपाल, अयोध्या पाल, जसवंत पाल लाइन से लोग बनाए गए। मौर्य समाज में चाहे वो उसी कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, आर एस कुशवाहा, अनिल मौर्य, तमाम लोग लाइन से बनाए गए, प्रजापति समाज के लोग। मेरे साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, चौहान समाज, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे आपके अभी चुनाव लड़े थे ही बड़े अमेठी से हमारे रणवीर सिंह चौहान हो, चाहे दारा चौहान हो, हर जाति समाज को मेरा कहने का मतलब यह है कि सबको कोई चुनाव लड़ाने का काम, नेता पैदा करने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। आज तो समाज के लोगों की दायित्व जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग हाथी के झंडे के साथ खड़ा होकर के और फिर से अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, तभी हम सभी समाज का भला होने वाला है, वरना नहीं। तो क्या आप लोगों से मैं उम्मीद करूं कि जिस दिन भी चुनाव होगा, यहाँ से जो प्रत्याशी बसपा के हैं, इनको जिता करके आप बड़े वोटों से भेजने का काम करेंगे, और इस चीज के लिए आप दोनों हाथ उठा करके इस राजा के बाद में अर्पण करो। तो मेरे सम्मानित साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शुक्रिया कि जिस दिन भी वोट पड़ेगा, ये देखिए माननीय अंदाजा कोरी जी, माननीय राम गोपाल कोरी जी, इनको जिता करके आपको विधायक बनाने का काम करना है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको।